जय हिंद। और आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा की तरह हमें प्यार देंगे। और आइए हम लोग आज शुरू करते हैं, कल के आगे शुरू करते हैं। कल हम लोग ने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो सॉरी, मौर्य साम्राज्य हमने नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था 600 BCE से 300 BCE के बीच कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें कौन कौन से शासक हुए थे। जैसे इसमें बृहद्रथ जो शासक था, सबसे पहले मगध की स्थापना की थी, वह व्यक्ति महाभारत काल से संबंधित था। इसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। इसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु, उसके बाद उसका पुत्र उदयन आया। फिर जो है उदयन को हरा करके शिशुनाग जो है एक शासक बना, ठीक है, शिशुनाग नाम से। और उसका अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक को भी नंदवंश यानी महानंदवंश के परावर्तक महापद्मानंद ने हरा दिया, उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद नंदवंश की स्थापना की महापद्मानंद ने। फिर घनानंद आया और घनानंद की हत्या करके, घनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसी के साथ साथ हमने हखमनी वंश, जो ईरान के एक वंश थी, साम्राज्य था हखमनी वंश, वही भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर जो काबुल कंधार से होते हुए भारत में प्रवेश किया था और यहाँ पे पोरस, नकैया, इन सब क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। और उसने झेलम नदी के किनारे 2 शहर नकैया और झेलम केफला नाम के 2 शहर बसाए थे। उसके बाद ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया इसकी सेना ने। अब यह मजबूरी में इसे भारत विजय अभियान था, इसको छोड़कर वापस लौटना पड़ा। और जाते वक्त बेबीलोन में इसकी 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जो है मृत्यु जो है कितने में, तो 323 ईसा पूर्व में BCE में इसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। और बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी मुलाकात सिकंदर से हुई थी। जब वह तक्षशिला महाविद्यालय में पढ़ रहा था सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, उसी समय सिकंदर भारत विजय अभियान में आया हुआ था, उसी अभियान पर था और उससे उसकी मुलाकात हुई थी। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे हम कि मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसकी शासन व्यवस्था कहाँ तक थी। तो मौर्य काल का उदय और इसका विस्तार हम इसमें देखेंगे। मौर्य का उदय, तो हमने इसके पहले मौर्य का उदय के बारे में संक्षिप्त जानकारी बताई है पिछले वाले वीडियो में, जिसमें बताया कि जो मौर्य हैं, गोरखपुर में एक मौर्य वंश चलता था। मौर्य वंश के लोग थे और इसी वंश से संबंधित मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे। और एक बार चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक खेल खेल रहे थे और वहाँ पे ये पहुँचकर जो है
और उनका जो खेल था वह बोल सकते हैं एक खेल था कोई, जिसमें न्याय करने के लिए वह जाना जाता है। तो वह न्याय करने के लिए वह अपने कुर्सी पर या अपने शिला पर बैठा हुआ था। सभी लोग अपने परेशानियां और समस्या लेकर आ रहे थे और यह व्यक्ति न्याय पर न्याय किए जा रहा था। और यह चाणक्य देख रहा था। चाणक्य को लगा कि इससे बढ़िया हमें और कोई नहीं मिलेगा, भारत का शासक बनाने के लिए इससे बढ़िया हमें कोई मिल नहीं सकता है। इसलिए तुरंत उसको लिया और उसकी मम्मी जो सुभद्रांगी थी, कुछ अनुश्रुतियों में कहा जाता है कि 1000 जो है का सार्पण दे करके उसे खरीद लिया और ला करके तक्षशिला में उसे खूब ट्रेनिंग दिया। इतना ट्रेनिंग दिया और उसे साम्राज्य की सूचना से उसे रूबरू कराया। और ट्रेनिंग में चंद्रगुप्त मौर्य पास भी हुआ और सबसे पहले उसने कंधार आदि को जीता भी था, जिससे मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे स्थापना हो चुकी थी। और अब जो है मगध की ओर प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तो हमने मौर्य वंश के बारे में जाना, लेकिन अब उदय के बारे में हमने जो बताया है यह है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है 345 BCE में माना जाता है। 345 BCE में माना जाता है। और इसका जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र जो क्षेत्र था वह जो है कई क्षेत्रों से होकर यह भारत वाणिज्य बना लिया। और यह पाकिस्तान अफगानिस्तान तक तो था ही, साथ में इधर कलिंग तक, इधर उड़ीसा है, उड़ीसा के कलिंग तक, इधर बलूचिस्तान तक, ठीक है। यह पूरा का पूरा मौर्य काल में एक साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। इसे ही हम अखंड भारत का नाम देते हैं, अखंड भारत। और अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं, सपना देखते हैं कि भारत एक बार फिर अखंड भारत बनेगा, क्योंकि जो हमारा नया संसद भवन बना हुआ है उसमें अखंड भारत की तस्वीर लगाई गई है। अब जो है इसके कौन कौन स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है कि मौर्य काल भी एक कुछ था और मौर्य काल का भी उदय हुआ था कभी। तो मौर्य काल के स्रोत कौन कौन है? तो मौर्य काल के स्रोतों में हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म के कई साहित्य लिखे गए हैं जो कि किसी न किसी धार्मिक किताब से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, अभिलेख मिले हुए हैं जो कि एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं और यह हमें एक सही साक्ष्य बताता है। इसमें हमें थोड़ा भी गलत होने की संभावना नहीं दिखती, जो भी है एकदम सही इसमें मिलता है। इसे मूल साक्ष्य के रूप में मान सकते हैं। कुछ विदेशी यात्री भी आए थे, उन्होंने जो है बहुत से किताबों को ले गए, बहुत जानकारियों को लेकर लिखे और उनसे भी हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इसे धर्मनिरपेक्ष साक्ष्य के रूप में मानते हैं। तो जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का या चाणक्य का अर्थशास्त्र, इससे हमें क्या जानकारी मिलता है? तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य युगीन जो काल था उस समय के बारे में और उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजा कैसा होना चाहिए, राजा का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, सारी जानकारी अर्थशास्त्र में मिलता है। बता दें कि अर्थशास्त्र के कुछ ऐसे नियम हैं जिस नियम
को भारत ने कानून के रूप में इसे लिया है, कानून के रूप में इसे मान लिया है, इसे कानून के रूप में समाहित किया है। कुछ तो ऐसे हैं जो विदेशों से संबंधित है कि विदेशी जो साम्राज्य है, विदेशी राजा है, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो कि कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। आज के समय में विदेशी जो राजनीति है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इस राजनीति को आप नहीं समझ पाए तो किसी दूसरे देश का शिकार हो जाएंगे और कोई दूसरा देश आपको जीने लायक नहीं छोड़ेगा, आपको देखने लायक नहीं छोड़ेगा। तो हमेशा तालमेल बना के रहना होता है। अर्थशास्त्र में हमें यह सब जानकारी मिल जाती है। मुद्रा राक्षस, इसको विशाख दत्त ने लिखा था। विशाख दत्त ने इसे लिखा है। अब इसमें क्या है, इसमें एक जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है कि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। शूद्र यानी निम्न जाति का बताया गया है। ठीक है, इन्हें शूद्र निम्न जाति का बताया गया है। लेकिन कई अन्य जैसे बौद्ध और जैन जो धर्म के जो है साक्ष्य, उसमें इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। तो ज़्यादा हमें साक्ष्यों में क्षत्रिय नाम मिलता है, इसलिए इन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं कि ये क्षत्रिय वंश से संबंधित रहे होंगे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के लोग। इसके बाद जो है कथा साहित्य सागर, महाभाष्य, जो महाभाष्य किसने है, किसने लिखा था? तो महाभाष्य अश्वघोष का है। राजतरंगिणी ये जो है किसका है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इंडिका भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो इसमें से बहुत सी जानकारी हम खींच लाते हैं, इससे खंगाल लाते हैं। इंडिका में यह जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। वह इसके बारे में बहुत से उस समय के काल के समय के बारे में लिखा था। उसने बताया कि यहाँ के लोगों का 7 भाग में जातियाँ विभाजित की गई हैं, 7 काम हैं इनके। उन्होंने बताया कि राजा का महल कैसा था, राजा के महल के चारों तरफ कैसी व्यवस्थाएं थी। लकड़ी का महल बताया, राजा का महल जो है, इनके चारों तरफ महिलाओं का घेरा होता था, महिला सैनिकों का। उसके बाद जो है ऐसे तरीके से सैनिक इनके बने हुए थे। जब चलता था चंद्रगुप्त मौर्य तो इसके चारों तरफ तोते घूमते थे, चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगे होते थे। ये सब हमें इंडिका से देखने को मिलता है। तो इतना है दर्शक। अब हमने अभिलेखों का भी बहुत सी जानकारी देखा, और बहुत से अभिलेख हैं जिनका स्थान क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। बहुत से अभिलेख हैं जिनका स्थान हम परिवर्तित देखते हैं। जैसे प्रयाग अभिलेख, जो प्रयाग अभिलेख था, ठीक है, प्रयाग अभिलेख यह प्रयाग में था। इसको उठा करके कौशाम्बी से ला करके प्रयाग में लाया था अकबर ने। ठीक है। दूसरा दिल्ली में, दिल्ली के टोपरा, ठीक है, और दिल्ली के मेरठ से और टोपरा से 2 स्तंभ को लाया गया था दिल्ली में, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने इसको दिल्ली लेकर आया था। तो यह कुछ अभिलेख हैं जो स्थान परिवर्तन हुए हैं। फैयान जब आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय, तो उसे जो है एक मगध में शिलालेख मिला था, स्तंभ लेख मिला था, और एक वैशाली में भी मिला था। लेकिन हमें इस शिलालेखों की जानकारी अब नहीं पता चलती है, फिर किसी भी साहित्य में नहीं देखने को मिला। तो यह कहीं ना कहीं खो गए, या इधर उधर होकर के कहीं दब गए हैं, मट्टी में दब गए हों, या चाहे कहीं हो गए। तो यह हमें खुदाई पर नहीं मिला कभी भी, कहीं भी। हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं मिल जाए। तो इस तरीके से
बहुत से जो स्तंभ लेख हैं उनकी स्थान परिवर्तन भी हुआ है। जैसे इसमें सहगौरा का अभिलेख जो कि कहाँ है, गोरखपुर में। सहगौरा का अभिलेख जो है गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, आप जानते ही हैं। महास्थान, सहगौरा का भी अभिलेख मिला है। महास्थान, महास्थान से मिला है, यह बंगाल में है। यह गोरखपुर में है सहगौरा, और महास्थान बंगाल में है। गिरनार, गिरनार का जो साक्ष्य है, स्तंभ है, यह सुदर्शन झील में मिला हुआ है। यहीं पे सुदर्शन झील भी है गिरनार, और इस पे मौर्यों का जो साक्ष्य है तो ये है। साथ में गुप्तों और गुप्त काल के जो लोग थे उनका भी इसमें है, क्योंकि रुद्रक्रामपुत्र ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या उद्धार कराया था, तो इसलिए इसका भी यहाँ पे नाम मिलता है रुद्रक्रामपुत्र का, जो गुप्त काल का यदि गुप्त शासक था। हाथी गुफा, हाथी गुफा भी है। यह कहाँ है, तो यह है बंगाल में, ठीक है। और बंगाल में नहीं साथियों, उड़ीसा में कलिंग में हाथी गुफा है, और यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बृहद अभिलेख में। बृहद अभिलेख वह कुछ हैं पृथक कलिंग अभिलेख। दो अभिलेख हैं, बृहद अभिलेख और पृथक कलिंग अभिलेख। इसमें बृहद अभिलेख है और कलिंग या बृहद अभिलेख। साथी लोग, और इधर है यह पृथक अभिलेख। इनके अलावा भी पृथक अभिलेख बताए गए हैं। बृहद अभिलेख की संख्या कुल 14 है, 7वां सबसे बड़ा है। 7वां सबसे बड़ा है। पृथक अभिलेख में 2 पृथक अभिलेख हैं, जो 11, 12 और 13 के जगह पे यह पृथक अभिलेख लिखे गए हैं। इनमें और सब बातें जोड़ी गई हैं इनके स्थान पे। तो बृहद अभिलेख में पहला अभिलेख में क्या लिखा गया है, कहा गया कि जीव हत्या हमें नहीं करनी है। जीव हत्या को मना किया गया है, जीव हत्या नहीं करनी है पहले में। और बताया कि यहाँ पे इनके रसोई में 2 मोर और 1 हिरण मारा जाता था रोज, यानी इसका खाना बनता था 2 मोर और 1 हिरण का। यानी चाहे अशोक हो चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके रसोइया में 2 मोर और 1 हिरण की हत्या रोज की जाती थी और उनका खाना बनता था। लेकिन यहाँ पे जीव हत्या के लिए इन्होंने कहा कि कम से कम किया जाए, कोई भी व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए जीव हत्या न करे। आगे इन्होंने बताया कि पशुओं और मानव के चिकित्सा के बारे में दूसरे अभिलेख से हमें जानकारी लिखी गई है। तो पशु और मानव की चिकित्सा जो है कैसे कैसे करनी है, और चिकित्सा के लिए कौन कौन से रोगों में कौन कौन सी दवा या जड़ी बूटी प्रयोग होगा, यही बताया गया है। तो यह चिकित्सा के लिए इतने ज़्यादा अग्रसर थे अशोक के समय में, इन्होंने श्रीलंका यहाँ तक कि सीरिया तक जाकर इन्होंने पशुओं और मानवों की सेवा की है। इस अभिलेख में लिखा गया है बखूबी अच्छे से कि श्रीलंका और सीरिया तक इन्होंने अपनी सेवा को दी है, प्रदान की है। कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है। इसके बाद तीसरा अभिलेख दूसरा जो है चिकित्सा से संबंधित है, यह हमने देखा। अगला है तीसरा जो है बताया कि 5वें वर्ष, तीसरा में इन्होंने बताया कि 5वें वर्ष जो है ये दौरा करेंगे अपने क्षेत्र का और पता करेंगे हमारे देश में, हमारे राज्यों में कौन सी समस्या है, कौन सी दिक्कत है, और उस दिक्कत को हटाने के लिए, समस्या निदान करने के लिए इस दौरा को पूर्ण रूप से शामिल किया गया था।
और उदार भाव रखें। बताया गया इसमें कि अपने जनता के साथ और सन्यासी हों चाहे दूसरे धर्म के हों, किसी धर्म के हों, उनके साथ उदार भाव रखें। ऐसे ही चौथे अभिलेख में बताया गया, चौथे अभिलेख में यहाँ पे फिर बताया गया कि धर्म की जगह पे धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई। मतलब भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की गई। भेरी घोष की जगह पे धम्म घोष की स्थापना की गई। तो धम्म घोष क्या था? धम्म घोष एक तरह के सिविल कोड हैं या कानून के कुछ नियम हैं। इसमें बताया गया है कि हमें जीव की हत्या नहीं करनी है, लोगों के साथ बराबर व्यवहार करना है। किसी ब्राह्मण हो चाहे कोई भी सन्यासी हो, बौद्ध का हो या जैन का हो, किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है। तो इससे कुछ सीमाएं लांघने से मना किया गया है। यह कोई धर्म नहीं है, यह एक सिविल कोड है, यह कानून का एक किताब है। कानून की बात है कि इतना तक हमें करना है, इसके बाहर अगर करते हैं तो यह गलत नहीं है। इसलिए इन्होंने धार्मिक रूप से सहिष्णुता को अपनाया। भेरी घोष की जगह पे इन्होंने धम्म घोष समझाया और लोगों को बताया कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो वह महापाप है, वह मानव के लिए गलत संदेश ले जाने में उसका योगदान माना जाएगा। ऐसे ही पांचवें वाले में जब भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना की गई तो धम्म महामात्र की स्थापना यहाँ से देखने को मिलती है। धम्म महामात्र की स्थापना होगी तो धम्म महामात्र की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी, यानी जो इसके मंत्री होंगे और इसको फैलाने वाले पूरे साम्राज्य में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनकी नियुक्ति ये ऐसे मंत्रियों की यहाँ पे की गई। इसी में इस अशोक के भाई बहन की भी चर्चा की गई है, उल्लेख किया गया है। छठे में बताया गया है कि प्रजा के हाल से हमेशा हमें परिचित रखें। अशोक ने कहा कि हम चाहे खा रहे हों, चाहे नहा रहे हों, चाहे सो रहे हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, आप हमें अगर कोई समस्या है, प्रजा की समस्या है, जनता की समस्या है, तो आप हमें निसंकोच हमें आके बताइए, हमें परिचित करिए। उन्होंने जन कल्याण की बात की है, कहा कि हम जनता के लिए बने हैं। अगर हम समाज की, परिजन की और जो जन हैं उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं तो हमारा राजा बनने का कोई महत्व नहीं है, हम राजा नहीं हैं। उन्होंने कभी राजा अपने को माना भी नहीं और राजा कहीं लिखा भी नहीं है अपने अभिलेखों में। तो किस तरीके से देख सकते हैं कि अशोक की जानकारी इन अभिलेखों से मिल रही है। हम साक्ष्य की बात कर रहे हैं। सातवां अभिलेख में बताया कि हमेशा धार्मिक सहिष्णुता रखें, धार्मिक रूप से किसी को न सताएं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, और जियो और जीने दो कि यहाँ से जो संकल्पना है यह पुष्टि होती है। जियो व जीने दो की संकल्पना यहाँ से आप देख सकते हैं पुष्टि होती है। और आज भी हमारे भारत में इसकी संकल्पना है कि आप भी जियो, हमें भी जीने दो, यानी किसी के साथ गलत सोचने का प्रयास न करो, सब लोग समान और बराबर तरीके से जीते रहें। फिर आठवें अभिलेख में बताया गया कि जो अशोक था वह यात्राएं किया करता था, वह जो है यात्राएं किया करता था। तो बताया गया कि 10वें वर्ष जो है वह गया की यात्रा करता था। 10वें वर्ष जो है वह गया की यात्रा करता था और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी की यात्रा की। अपने राजगद्दी पर बैठने के बाद लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष गया की और शायद 12वें वर्ष निगार सागर की, वहाँ पे इसकी की, और 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा की। गया गंगा नदी के किनारे, पटना के किनारे नीचे जो है और ये झारखंड के ठीक बॉर्डर के पास में ही है। और लुम्बिनी हमने बताया कि यह शाक्यों
की जो होती थी कपिल वस्तु वहाँ पे थी, जो कि आज के गोरखपुर वाले क्षेत्र में इसका स्थान है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका नौवां जो अभिलेख है, इससे पता चलता है कि उन्होंने बताया कि जो शादी विवाह में और समारोह में जो इतना खर्च होता है लोगों का, उसकी इन्होंने निंदा की। कहा कि हमें इसका नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा खर्च करने का, और इतना बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से ये सब समारोहों का आयोजन न करें तो अच्छा है। इसने शादी समारोहों का निंदा किया। 10वें में बताया गया है कि यश कीर्ति की जगह आप धम्म का पालन करें, यानी इसे बताया गया कि अधिक से अधिक धन का संचय न करें, लोगों के बीच सहिष्णुता बनाए रखें, लोगों के साथ भाईचारा रखें, कभी भी किसी जीव को न सताएं। इसमें जो है इसे महाधम्म की जो है पालन करने के लिए कहा गया है। किसमें? 10वें में। 11वें में कहा गया है कि धम्म जैसा दान, जो धम्म है, देखिए धम्म को बहुत ज़्यादा इसमें शामिल किया गया है, इसको स्थान दिया गया है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है शासन किया करता था अशोक। अगर धम्म उसके पास नहीं रहता, ऐसी बड़ा हथियार, तो शायद शासन इतना लंबे समय तक कर नहीं पाता। तो इन्होंने बताया कि धम्म जैसा दान, अगर आप दान कर सकते हैं तो धम्म का करिए, धम्म का दान करिए। और अगर आप जो है प्रशंसा करनी है तो धम्म का ही प्रशंसा करिए। और अगर जानते हैं कि धम्म की जैसा बंटवारा नहीं है, अगर आप बांट सकते हैं तो धम्म को बांटिए लोगों के बीच में, क्योंकि ऐसा बंटवारा कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। इसके बाद उन्होंने 12वां अभिलेख अपना दिया और बताया कि सभी संप्रदाय का आदर करें। देख रहे हैं धर्म के हिसाब से कितना इन्होंने बात की है अपने अभिलेखों में, कि धर्म के साथ आदर करें, किसी का संप्रदाय हो, और सहिष्णुता बरतें। 13वें अभिलेख में कलिंग विजय की चर्चा है। कलिंग युद्ध में कितने मारकाट हुई थी, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा बातें नहीं बताई गई है, क्योंकि अगर उतनी ज़्यादा बातें बताई जाएंगी तो जो कलिंग के लोग हैं उनको चोट लगेगी। और इन्होंने बताया कि कलिंग के बाद हमने ये सब छोड़ दिया, मारकाट छोड़ दिया, और हमने अब एक सहिष्णु जीवन और शांति प्रिय जीवन बिताने के लिए तत्पर रहा हूँ। और 14वें में इन्होंने बताया कि अगर मुझसे कोई भूल हुई है यह अभिलेखों को लिखने में, तो यह हमारी भूल नहीं, बल्कि जो लिपिकार हैं, लिखने वाले हैं, इनकी गलती हो सकती है, इसलिए इसे माफ़ करिएगा। और यहाँ पे भूल को माफ़ी की तरह मांगे हैं। तो यह थे 14 अभिलेख। इसके बाद हमने पढ़ना है 2 और अभिलेख हैं जो कि पृथक अभिलेख हैं। तो पहले बताया है अशोक ने कि मनुष्य जो है, सारे मनुष्य जो है मेरे संतान हैं, सभी मनुष्य मेरे संतान हैं, और मैं इनकी सेवा करने के लिए, इनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, इन्हें संतुष्ट रखने के लिए हमेशा और हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा इनके प्रयास में लगा रहूँगा। और इन्होंने कहा कि अगर आप किसी का ऋण लिए हैं तो जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करिए। देखिए ये सब बता रहे हैं कि किसी के साथ गलत नहीं हो, किसी ने बढ़िया से पैसा कमाया है तो उसका पैसा आपका दुरुपयोग न करिए, उसका ऋण चुका दीजिए। और मनुष्य जो है हमारे साथ रहेंगे, सभी मनुष्य अच्छी तरीके से मनुष्यता को अपनाएंगे। दूसरे में कहा है कि सीमांत जो प्रदेश के लोग हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं लेकिन हमारे सीमा के ही पास में रहते हैं, तो वे डरे नहीं, सुख प्राप्त करें दुख नहीं, वे किसी से डरे नहीं जब तक हम हैं, और वे हमेशा तो ऐसे ही पालन करते रहें धम्म घोष का। तो इस तरीके से हमने पृथक अभिलेख को देखा। कुछ लघु शिलालेख भी हैं, जिसे व्यक्तिगत इसमें जानकारी नहीं मिलती है। जो लघु शिलालेख हैं इसमें कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, और इसमें मास्की और गुर्जरा 2 लघु अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। मास्की और गुर्जरा, मास्की कहाँ पे है? मास्की और गुर्जरा दोनों ही राजस्थान में है।
और यहाँ से पता चलता है कि अशोक का नाम। तो इस तरह से जेम्स प्रिंसेप जोसेफ ने इनकी मिलान करके ये पता किया कि नहीं, ये जितने भी जो अभिलेख हैं सब अशोक के ही हैं। ठीक है, तो स्तंभ लेख कितने हैं? स्तंभ लेख कुल 7 स्तंभ लेख हैं। कितने स्तंभ लेख हैं साथी? तो 7 स्तंभ लेख हैं। कौन कौन इसमें है? तो नई दिल्ली के मेरठ में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेके आया। टोपरा में भी है, और टोपरा से भी दिल्ली में लेके आया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। प्रयाग में भी अभिलेख था जो कौशाम्बी में था। प्रयाग में लेकर आने का काम अकबर ने किया था, इसे प्रयाग में लाकर स्थापित किया था इस अभिलेख को। और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों चंपारण में हैं। ये तीनों चंपारण में हैं। तो लौरिया और लौरिया नंदनगढ़, जो लौरिया नंदनगढ़ है यह मयूर की आकृति का बना हुआ है, और ये भी चंपारण बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, तो हमने यह अभिलेख देखा। तो यह कुल अभिलेख थे। इसके बाद कौशाम्बी का अभिलेख एक है, जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। यही कौशाम्बी अभिलेख जो जिसको प्रयाग में लाया था अकबर ने, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बढ़ें तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमिन देई अभिलेख है। सबसे छोटा अभिलेख रुमिन देई अभिलेख है। और इसी अभिलेख में एक जानकारी मिलती है कि अशोक ने भू राजस्व की दर को कम कर दिया था। इसने भू राजस्व की दर को घटा दिया था, और इसमें घोषणा इसकी लिखी गई थी जब वह धम्म यात्रा कर रहा था, लुम्बिनी जा रहा था 20वें वर्ष। जो कि छोटा है, रुमिनदेई है, इसलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। आर्थिक अभिलेख स्तंभ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत से हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लघु स्तंभ लेख थे जिसको मैं देखा, और अशोक के और भी अभिलेख हैं। ठीक है, कुछ तो गुफा भी अभिलेख हैं, गुफा स्तंभ लेख हैं, जो कि बराबर की गुफा, नागा अर्जुन की पहाड़ियों की गुफा में है, और हाथी गुफा। यहाँ पे इन गुफाओं में भी स्तंभ लेख देखने को मिलता है। कंधार जो देख रहे हैं, कंधार, यहाँ पे दो भाषी, कंधार कहाँ पे है? तो यह जो है अफगानिस्तान में है, और यहाँ पे द्विभाषी एक अभिलेख देखने को मिला है, जिसका नाम है सार-ए-कुना कंधार में अभिलेख है। और यह ग्रीक अरमाइक में है। ग्रीक और अरमाइक दो चीज़ें हैं, अरमाइक और ग्रीक। और इन्हीं के बाद यह कहाँ पे हैं? तो अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं वह खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ये जो है सभी के सभी खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यह सब हमने देखा है। और अब आगे बढ़ते हैं, तो अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कैसा था? अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने वाले हैं। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके समय एक अकाल पड़ा हुआ था। हमको पता है जब अकाल पड़ा था तो इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला गया था, जो कि 12 सालों तक यह जो अकाल पड़ा हुआ था, यह हमें पता चलता है इसी एक अभिलेख के द्वारा, जिसे हम सहगौरा का अभिलेख कहते हैं। सहगौरा का अभिलेख कहते हैं। और यह सहगौरा का अभिलेख हमने बताया कि यह गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सहगौरा अभिलेख पाया गया है। यहाँ से हमें
अकाल पड़ने की जानकारी और पता चलता है। अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी चंद्रगुप्त मौर्य इसने हमने बताया कि यह 345 BCE में जन्म लिया था, पैदा हुआ था। इसके बाद गद्दी पर बैठने का जो सिलसिला चालू हुआ 322 BCE में। 322 में यह गद्दी पर बैठ गया और भाई साहब एक से बढ़ के एक योद्धाओं को हराने में महारत हासिल की थी। केवल गद्दी पर बैठने की देरी थी मगध। इसके बाद जो है नीचे से लेकर ऊपर तक, दक्षिणावर्त राज्य से लेकर उत्तरावर्त राज्य को जीतते हुए यह चंद्रगुप्त मौर्य आगे निकल गया। और इस तरीके से इसमें बताया गया है कि यह एक अखंड भारत का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हमें कुछ साक्ष्य भी जुटाने पड़ते हैं। बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का बताया गया है, जबकि मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। लेकिन यह मयूर यानी मयूर या मयूरिया के नाम से एक क्षत्रिय वंश था, जिससे इससे संबंधित थे। और यहीं से चाणक्य इसी वंश यानी गोरखपुर में जो थे क्षेत्र था, यहीं पे मौर्य वंश के लोग रहते थे। यहीं से इसी वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। यह हमें इनकी जन्म तिथि कहाँ से पता चलता है, क्योंकि इनका जो राज चिन्ह था मौर्य यानी मोर था या मयूर था राज चिन्ह, क्योंकि ये लोग मौर्य वंश थे इसलिए ये लोग और मोर का ज़्यादातर ये लोग उपयोग भी करते थे अपने खाने में। मैंने बताया कि जब अशोक के घर में उसके महल में जब रसोइया में खाना बनता था तो 2 चीज़ों को रोज मारा जाता था। इसमें 2 मयूर और 1 हिरण को मारा जाता था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मोर का उपभोग किया जा रहा है, इसलिए लोग मोर को अपना राज चिन्ह भी बनाए हुए थे। इनकी जन्म तिथि कूटनगर यानी चीन के अभिलेख से पता चलती है। कूटनगर चीन में था एक अभिलेख, वहाँ से पता चलती है मौर्यों के जन्म तिथि के बारे में। जस्टिस ने इनका नाम सेंट्रोकोटस रखा था। जब इन्होंने पूरे विश्व में जितने भी साहित्य या उस समय के विवरण मिले हैं साक्ष्य को जुटा करके, उन्होंने एक निष्कर्ष निकला और इनका नाम सेंट्रोकोटस रखा और एपियानस ने इसका नाम एंड्रोकोटस रखा। सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस कौन? तो जस्टिन ने इसका नाम सेंट्रोकोटस रखा, जबकि एपियानस ने इन्होंने अपने तरफ से नाम लिखा था। इसका कोई भी साक्ष्य है नहीं और साक्ष्य उतना मजबूत भी नहीं है कि ये लोग इसका नाम अलग अलग तरीके से रख सकें। एपियानस में एंड्रोकोटस कहा गया है, एंड्रोकोटस कहा गया है। इन लोग के पढ़ने का एक तरीका होगा और उसी अपने लिपि के अनुसार इन्होंने इनका नाम रखा। अब जोन्स जो था उसने इसे चंद्रगुप्त बताया, इसे जो है चंद्रगुप्त बताया। मतलब कि जस्टिन ये लोग पहले थे और इन लोगों ने
जब अपने इतिहास को विवरणों को खंगाला तो उन्होंने इसका नाम सेंड्रोकोटस रखा, कहा कि ये सेंड्रोकोटस है। एपियानस ने इसका नाम एंड्रोकोटस रखा। नाम कुछ नहीं था, नाम इन्होंने रखा। और वहाँ पे जब भारत के साथ मिलान किया जा करके प्रिंस जोन्स ने, विलियम जोन्स ने, तो उसने इसका चंद्रगुप्त से मिलान किया और कहा कि ये चंद्रगुप्त ही है, सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस। तो यह राखे हुए नाम है, लेकिन इसका मूल नाम क्या है? चंद्रगुप्त है। तो आप इस चीज़ से वाकिफ हो चुके हैं कि चंद्रगुप्त का नाम ही ये लोग अलग अलग तरीके से रख रहे थे। अब आगे है इनका प्रारंभिक जीवन कैसे बीता। तो राजकीलम नाम का एक खेल होता है, राजकीलम। राजकीलम में यह जो है राजाओं के लिए खेल होता है। यह राजाओं को ले करके इस खेल को बनाया गया है। इस खेल में एक राजा होता है और लोग अपनी समस्या लेकर राजा के पास आते हैं और राजा अपने चसु या बुद्धि से लोगों की समस्याओं का समाधान करता है और न्याय करता है लोगों के साथ। तो यही खेल चंद्रगुप्त मौर्य खेल रहा था अपने वंश में जहाँ पे था। और राजकीलम जब खेल रहे थे उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य बहुत से लोगों का, बहुत से अपने साथियों का समस्याओं का समाधान किया और इतने कुटिल तरीके से उसका न्याय भी दिया जिससे कौटिल्य वहीं खड़े खड़े देख करके प्रभावित हो गए और उन्होंने इन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। और कुछ अनुश्रुतियों में कहा जाता है कि इन्होंने इनकी माँ को, सुभद्रांगी को 1000 रुपये नहीं, काशार्पण दे करके इन्हें खरीदा था। सोचिए, इसके लिए 1000 रुपये भी इन्हें देना पड़ा था। इसके बाद ये ले आए अपने तक्षशिला में और यहाँ पर इनके साथ यह सब सैनिक विद्या देने लगे और कुटिल जानकारी भी इन्हें बहुत दी, जिससे यह एक अच्छा योद्धा होने में, ये एक महारत हासिल करने में आगे बढ़ते गए। और इसी के सिलसिले में इनसे मुलाकात हुई सिकंदर से। जो सिकंदर था इसी समय भारत विजय पर निकला हुआ था और तक्षशिला में ही एक सैनिक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य थे और मुलाकात हुई, उतनी खास मुलाकात नहीं हुई। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य अपने रास्ते पर निकले और सिकंदर भारत विजय की ओर निकला और जानते ही हैं झेलम नदी के तट पर आया और पोरस को हराया। उसके बाद वापस ब्यास नदी को पार करने से मना करने पर लौट गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य इधर कंधार और अन्य क्षेत्रों को जीतते हुए मगध की ओर बढ़ा। तो ये जो है सबसे पहले पंजाब और सिंध पर विजय की थी और इसमें कौटिल्य साथ थे। कंधार, पंजाब और सिंध वाले क्षेत्रों को जीतने में कौटिल्य ने मदद की। इसके बाद इसका हौसला बढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य का और धीरे धीरे अब मगध राज्य की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जस्टिन ने इनकी सेनाओं को एक नाम दिया, कहा कि इनकी सेनाएं डाकुओं का गिरोह है जो लोगों को लूट लेती है। जस्टिन ने इसे कहा था और जस्टिन ने ही सेंड्रोकोटस कहा था। एपियानस ने इनका एंड्रोकोटस रखा। तो इस तरीके से अन्य जो साहित्यकार थे अलग अलग तरह से अपने विचारों को रखे हैं। जबकि यहीं पे अब मगध विजय की तरफ जब निकले तो इन्हें घनानंद नजर आया। तो घनानंद की जो सेना थी मजबूत थी, उससे लड़ना इतना आसान नहीं था। और उस समय भले ही घनानंद अपने विलासिता जीवन में भोग रहा था, उसमें पड़ा हुआ था,
सुरा और सुंदरियों के बीच में अपना जीवन गुजार रहा था, लेकिन उसके पास सेना तो थी ही, उसको हराना इतना आसान नहीं था। इसलिए चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने बताया कि इसको तोड़ने के लिए, इसको हराने के लिए सबसे पहले हमें इसके समवर्ती राज्यों को अपने मिलाना होगा, इसके प्रति भड़काना होगा, ताकि ये लोग इनकी सहायता न करें, जिससे हम आसानी से जीत सकें। और इसके राज्यों में जा कर के, अंदर जा कर के हमें इसके प्रति विद्रोह करना होगा। लोगों को इसके प्रति हमें घृणा पैदा करानी होगी। तो अब क्या, चंद्रगुप्त निकल चुके यह काम करने के लिए, और बखूबी इस तरीके से काम किए कि घनानंद पूरी तरह से कमज़ोर हो गया। घनानंद पूरी तरह से कमज़ोर हो गया और कुछ ही महीनों में घनानंद को चंद्रगुप्त ने धराशायी कर दिया और फिर से अपना मगध राज्य पर अपना कब्जा जमाया और एक नए छत्रपति या एक नए राज्य का, नए बड़े क्षेत्र का एक राजा बनने के लिए तैयार हो गया और गद्दी पर बैठ गया। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इसने 305 BCE में 305 BCE में इसका एक युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर, हमने सेल्यूकस निकेटर को बताया था कि यह सिकंदर का एक सेनापति था, और जब सिकंदर भारत विजय करके लौट रहा था तो अपने सभी राज्यों का, जीते हुए क्षेत्रों का राजा बना करके सेल्यूकस निकेटर को दे दिया और स्वयं अपने राज्य, अपने देश मकदूनिया जाने लगा। लेकिन उसकी मृत्यु बीच रास्ते में बेबीलोन में ही हो गई। खैर वो अलग की बात है। तो जो सेल्यूकस निकेटर था, अब पूरी तरीके से पूरे भारत पर विजय तो चंद्रगुप्त कर चुके थे, लेकिन अब ये जो है कंबोज, हाटक, राजौरी और इधर कश्मीर की तरफ और कंधार की तरफ जाने का फैसला किया। और वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर था, इसलिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। युद्ध हुआ, अच्छा खासा युद्ध हुआ और सेल्यूकस निकेटर भी चाहता था कि हम भारत की तरफ बढ़ें और कुछ और नए राज्यों को जीतें, क्षेत्रों को जीतें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घनानंद रहता तो सेल्यूकस निकेटर आसानी से कुछ राज्यों को जीत सकता था, लेकिन अब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली हो चुका था। उसके मगध पर अगर जिसका शासन हो गया, उसके पास बहुत सारे चीज़ों का मालिक हो जाता था। वहाँ पे बहुत सी खान थी जिससे लोहा निकालकर शस्त्र अस्त्र का निर्माण किया जाता था, जिससे उसकी जो सेना शक्ति थी वो कई गुना बढ़ चुकी थी। अब सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को हराना बड़ी मुश्किल काम हो चुका था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर भी जो है सिकंदर की तरह सोचने वाले में था, इसलिए वह निकला विजय में। लेकिन इतना आसान तो था नहीं। अब जो सेल्यूकस निकेटर था वह एक राजा था हिंदुकुश पहाड़ियों की तरफ से, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती नहीं थी और वहाँ पे पेड़ पौधे या दलदली भूमि थी नहीं, वहाँ पे मैदान थे नहीं, इसलिए उसे लगा कि आगे भी ऐसा ही है। लेकिन जब आगे बढ़ा और जब इससे लड़ाई के लिए देखा तो देखा कि ये जो है हाथियों लेकर आ रहा है, यह हाथी को लेकर के अपने तरफ लेकर आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ, मगध की तरफ, और जबकि इसके पास घोड़े थे। अब हाथी जो लेकर आएगा और बारिश का दिन है तो उस समय कितना दूरी हाथी जाएगा, हाथी फंस जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास घोड़े थे और घोड़े से आसानी से हर क्षेत्रों को पार किया जा सकता है आसानी से। इस तरीके से सेल्यूकस निकेटर को समझ नहीं आया, इसके हाथी जहाँ तक तहाँ फंस जाते थे और उतनी आसानी से उनकी दूरी भी नहीं तय कर पाते थे, जबकि घोड़े आसानी से जल्दी वहाँ तक पहुँच जाते थे, जिससे सेल्यूकस निकेटर की
हार निश्चित थी और 305 में उसने शुरू किया था और 304 में जाते जाते इसकी हार हो चुकी थी। 304 बीसी में पूरी तरीके से हार चुका था और यह अपना ही क्षेत्र हार गया। इसमें काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, जब इन क्षेत्रों को हार गया, काबुल, कंधार जो कि आज के समय में अफगानिस्तान का क्षेत्र है, तो इसे मजबूरी में अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया और इन क्षेत्रों को दहेज में देने का निर्णय किया। सोचा कि ऐसे देते हैं तो हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए अपनी बेटिया का शादी करके इस क्षेत्रों को दान में दे देते हैं, जिससे हमारा भी नाम होगा। और इस बात से खुश होकर के चंद्रगुप्त मौर्य, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 500 हाथी दिए थे, क्योंकि यह हाथी के लिए इधर आ रहा था, इसे हाथी चाहिए था और हाथी जो है आसानी से क्या हुआ, इसे यहाँ पे मिला और 500 हाथी प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे दिया भी था। अब जो है, जब मगध में सगौरा अभिलेख से हमें पता चलता है कि मगध में 12 साल तक अकाल पड़ा हुआ था, तो इसने अपने पुत्र सिंहसेन को, सिंहसेन इसका पुत्र था, उसको अपना राजपाट दे करके भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए और वहीं पे इन्होंने संलेखना विधि से अपने को मोक्ष प्राप्त किया। और यहाँ पे चंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे चंद्रगुप्त नाम की बस्ती भी बनी हुई है, आज भी यह वैलिड है, वहाँ पे मिलता है ऐसे नाम। तो जब ऐसे नाम हैं तो इसका मतलब कि मृत्यु इसकी वहीं पे हुई होगी, बिल्कुल ऐसे हम मान सकते हैं। मानना क्या है, बिल्कुल हमें साहित्यकारों द्वारा इसे पुष्टि भी की गई है। अब हमें चलना होगा आगे इसके पुत्र बिंदुसार पर। इस बिंदुसार का ही नाम सिंहसेन था। बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया, बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। अमित्रघात, अमित्रघात कहा गया, इसके उपनाम है सिंहसेन और अमित्रघात। अमित्रघात मतलब यह है कि जो इसके अमित्र होते थे, जो मित्र नहीं होते थे, उसके प्रति यह घात करने में कोई भी जगह को या कोई भी ऐसे चीज़ को छोड़ता नहीं था। मौका पाते ही जो उसके दुश्मन होते थे उस पर घात कर देता था, उसको धराशायी कर देता था, इसलिए इसका नाम अमित्रघात रखा गया। और ऐसा ही एक राजा को होना चाहिए, जो भी उसके दुश्मन है उसको तुरंत मार देना चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मन को नहीं मारा, छोड़ दिया, और यही काम इतिहास पढ़ने वाले जो थे सही से पढ़ा नहीं। जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने इतिहास को समझा नहीं, पढ़ा नहीं। अगर ऐसे या इन लोगों का इतिहास पढ़ते तो जरूर उनके साथ ऐसा, या पृथ्वीराज चौहान के साथ जो पहली बार हरा चुका था मोहम्मद गोरी को, दूसरी बार गोरी ने इनको हराया भी और साथ में इनकी दुर्गति भी किया। इनके राज्य में महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसा नहीं होता अगर इन्होंने इतिहास पढ़ता कि दुश्मनों के साथ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इतिहास से हमने, भारत के लोगों ने कुछ सीखा नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ। अब बिंदुसार 298 BCE में गद्दी पर बैठा, 298 BCE में, मतलब कि लगभग इसने 305 में ही
अभी तक इसको हराया सेल्यूकस निकेटर को, तो लगभग 7 वर्ष बाद अपनी गद्दी को त्याग करके चला गया। और 298 में बिंदुसार जब गद्दी बैठा तो इसे अमित्रघात सिंहसेन के नाम से जाना गया। और इसी समय इन्हीं सालों में तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया, और विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले सुसीम को उन्होंने भेजा। सबसे पहले सुसीम को भेजा, और सुसीम ने इस विद्रोह को दबा नहीं सका। और इसके बाद अशोक को भेजा गया। अशोक को भेजा, और अशोक ने इस तरीके से मारकाट किया वहाँ पे, जो भी लोग दिखते थे तुरंत हटा दो इसको रास्ते से। इतना मारकाट किया कि कुछ ही दिनों में अशोक ने सबको लाइन पिला दिया और सब शांत हो गए। अब अशोक को इन क्षेत्रों का इसे बना दिया गया राज्यपाल की तरह, या मुख्यमंत्री जो होते हैं उस तरह से। बिंदुसार के दरबार में जो है सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस, सेल्यूकस जो निकेटर था उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना, उसका नाम था एंटियोकस फर्स्ट या एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम, इसने अपना एक राजदूत भेजा था इस बिंदुसार के दरबार में, जिसका नाम था डाइमेकस। एंटियोकस का था डाइमेकस, और यहाँ पे रहा। इसने भी अपनी किताब लिखी, और बिंदुसार के बारे में जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। इसी के साथ साथ प्लिनी के अनुसार, जो प्लिनी है साहित्यकार हैं पुराने, इन्होंने मिस्र का एक टॉलेमी राजा था, मिस्र का राजा टॉलेमी था, और उसने फिलाडेल्फ को, वहाँ का टॉलेमी सेकेंड जो है, उसने डायनोसियस को यहाँ पे भेजा था। डायनोसियस इसका राजदूत था मिस्र के राजा टॉलेमी सेकेंड का। और जब भेजा तो यह भी कुछ समय तक भारत में रहा, बिंदुसार के दरबार में रहा। इसके बाद यहाँ से इसके बाद जो है बिंदुसार ने सीरिया के राजा था जिसका नाम था एंटियोकस। ठीक है, सीरिया का राजा था एंटियोकस से वह कहा कि हमें मीठी शराब और अंजीर तथा एक दार्शनिक भेजने की मांग की। किससे? तो एंटियोकस से। एंटियोकस देखिए यह एक अलग था, यह डाइमेकस इसका है, ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। जबकि फिर नहीं, सॉरी साथियों, देखिए हमने गलत थोड़ा बता दिया। सीरिया के शासक जो थे वह फिलाडेल्फ था। सीरिया का शासक जो था वह फिलाडेल्फ था, और उसने जो है उससे मांग की थी। सीरिया का शासक फिलाडेल्फ, उससे इन्होंने मांग की थी कि आप हमें एक दार्शनिक, सूखी अंजीर और मीठी शराब भेजने की कृपा करें। फिलाडेल्फ ने भी सूखी अंजीर और मदिरा तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक इतने आसान नहीं है कि हम आपके यहाँ भेज दें। हाँ, जो खाने वाली चीज़ है ले जाइए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। ये एक सम्मान की बात होती है। अब अशोक के अभिलेख, अब हम अशोक को पढ़ेंगे, इसके बाद अशोक आता है। अशोक को जानते ही हैं, यह कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे हर एक एग्जाम में अशोक संबंधित हो जाता है। और इससे, इसके अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में मिल जाते हैं। तो अशोक का नाम मास्की
गुर्जरा और जूनागढ़ में नाम इसका अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा और जूनागढ़, मास्की, गुर्जरा और जूनागढ़ में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसकी पत्नी कावारुकी जो थी, इसका नाम प्रयाग स्तंभ में मिलता है। कावारुकी जो थी, इसका नाम मिलता है कहाँ पे? तो प्रयाग स्तंभ में मिलता है। क्या बता सकते हैं प्रयाग स्तंभ को कौशाम्बी से किसने लाया था प्रयाग? अगर आपको पता है तो लिखिएगा और बताइए यस हमें जो है पता है। और 273 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा। 273 ईसा पूर्व में। अभी 273 ईसा पूर्व में बैठ पाना उतना ज़्यादा इसके लिए कठिन ही था थोड़ा सा, क्योंकि इसके पहले इसके कुछ भाई थे जो गद्दी पर बैठे हुए थे। इसमें सुसीम हो गया, तो इन लोगों को अपदस्थ करके हटा करके ये जाके 269 में 69 BCE में अपने राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाया, अपना अधिकार पूरी तरह से अपने अंडर में लिया और इसने मगध की गद्दी प्राप्त की। और ठीक इसके 8वें वर्ष कहाँ पे? कलिंग विजय पर निकला, जो 13वें शिलालेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। जब कलिंग विजय पर निकला तो यहाँ पर भाई साहब वही रक्तपात मचाया इसने और किसी को नहीं छोड़ा और कलिंग को जो जीत लिया। लेकिन कलिंग को जीतने के बाद इसे यह लगा कि हमने अपना राज्य बढ़ाने के लिए न जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया है, निर्दोष लोगों को आसानी से मार दिया है। क्या मतलब है भाई? वो भी किसी का ही राज्य था, यह भी किसी का राज्य है। हम कौन सा इन लोगों को स्वर्ग पहुंचा देंगे या इन लोगों को बैठा खाना खिलाएंगे? और वह कौन सा इनको मार रहा था, प्रताड़ित कर रहा था और इनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था? कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। इसे बहुत चिंतित हुई, ग्लानि हुई इस बात से लेकर के, और उसने इसी कलिंग युद्ध के बाद कहा कि यही हमारा पहला युद्ध होगा और अंतिम युद्ध होगा, इसके बाद हम कोई भी युद्ध किसी से नहीं करेंगे। और वास्तव में कोई भी युद्ध इसके बाद लड़ा नहीं, और इसके बाद किसी की लड़ने की हिम्मत भी नहीं हुई जब तक यह जिंदा रहा। बुढ़ौती तक जब तक मरा नहीं तब तक किसी को हिम्मत नहीं हुई कि इसके सामने आँख उठाकर देख भी ले। और ये अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने समाज के रहने वाले लोगों को समझाने के लिए, उनके साथ सही व्यवहार करने के लिए भेरी घोष की जगह धम्म की व्यवस्था की। धम्म घोष को प्रचार किया, फैलाया, और इसके हर एक अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म के बारे में बताया गया है लगभग। तो धम्म एक सिविल कोड था, इसे यह कानून तो नहीं बोल सकते, कोई धर्म का कोड नहीं था, यह धर्म से कोई बात संबंधित इसमें नहीं थी। यह केवल एक लोगों को एक सीमा के अंदर, एक दायरे के अंदर रहने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए थे, जिसे हम धम्म घोष कहते हैं। अब इसने सबसे पहले जब बौद्ध बना तो उसके पहले कहा जाता है कि यह शैव धर्म से संबंधित था, शैव धर्म को मानता था। लेकिन यह मोगली पुत्र से शिक्षा प्राप्त किया जो 7 ही वर्ष का था। मोगली पुत्र 7 वर्ष का था, और इसने इसको देख करके 7 वर्ष के बच्चे के पास इतनी ज़्यादा जानकारी सुन करके यह उससे मोहित हो गया और बौद्ध धर्म में जाने का फैसला किया। और जा करके इसने उपगुप्त नामक गुरु से दीक्षित हुआ, और
उससे जानकारियों को या उस धर्म में, बुद्ध धर्म में इसने अपने आप को पदार्पण किया। केवल इनका कई अभिलेखों से पता भी चलता है कि यह बुद्ध धर्म को या इनका पर्सनल धर्म था अशोक का। 237 BCE में इनकी मृत्यु हो जाती है। 237 BCE में इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद इनका राज्य 2 भागों में टूट जाता है, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग का राजा दशरथ हुआ और दक्षिणी भाग का संप्रीति हुआ। दक्षिणी भाग का राजा संप्रीति हुआ और इसी के साथ साथ अंतिम जो राजा था वह बृहद्रथ था और बृहद्रथ को हरा करके इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग राजा बना 185 BCE में। इसकी हत्या कर दी गई इसके ही अमात्य सेनापति के द्वारा। कहा जाता है कि जो अशोक था इसने अपनी सेना भंग नहीं की थी, क्योंकि लोग कहते हैं और कई सारी अनुश्रुतियों में मिला है कि अशोक ने अपनी सेना को भंग कर दिया था। जब कलिंग विजय के बाद रक्तपात जब मचाया तो उसने सोचा कि हम किसी से युद्ध नहीं करेंगे, अपनी सेना को खत्म कर दिया था। ऐसी बात नहीं है। अगर सेना भंग नहीं करता या सेना को भंग कर देता तो उसके कुछ जनजातियां थीं जो जंगलों में रहती थी, वह हमेशा विद्रोह करने की फिराक में रहती थी और वह अपनी सेना के बल पर उन्हें डराता रहता, धमकाता रहता था कि अगर बढ़िया से नहीं रहोगे तो हम क्या कर देंगे, तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, तुमको हरा देंगे, तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो इससे आटविक जो जनजातियाँ थीं डर जाती थी और इस सेना की मदद से यह उनके बीच भी भय का माहौल बनाए रहता था। और धीरे धीरे जो है बृहद्रथ की मृत्यु हुई। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे आगे मौर्यकालीन साम्राज्य में कौन कौन से राजा हुए और उनकी क्या क्या प्रगति रही, क्या क्या किए। और इसी के साथ साथ बताया जाता है कि अशोक ने लोगों को बौद्ध धर्म से शिक्षित करने के लिए, दीक्षित करने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत से लोगों को अन्य देशों में भी भेजा। इन्होंने ही नेपाल, चीन, जापान, म्यांमार, यहाँ तक कि श्रीलंका में अपने ही 2 पुत्रों को भेजा था। एक महेंद्र पुत्र और संघमित्रा पुत्री थी। तो इन्होंने अपने लोगों मतलब बौद्ध धर्म को से दीक्षित करने के लिए प्रचार प्रचार में इनका बहुत ज़्यादा संबंध रहा है। अब 20वीं सदी में हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा। इसकी धीरे धीरे अब पुष्टि हो चुकी थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में। तो लोगों ने इससे सीखा कि यह जो व्यक्ति है अशोक शक्तिशाली तो था ही, परिश्रमी भी था और साथ में उदार भी था। तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए और हमें अपने समाज को ऐसा ही बनाना चाहिए कि परिश्रमी भी रहे, शक्तिशाली भी रहे, किसी को माफ़ करने के लिए उसके पास गर्व हो और वह उदार भी होना चाहिए। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक से इतनी सारी प्रेरणाएं ली थी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।